यह कौन सा समय है घर आने का बेटा? आशुतोष को रात के लगभग 11 बजे घर लौटते देखकर अनुपमा ने जवाब तलब किया था। क्या माँ, आप तो यूं ही घर सिर पर उठा लेती हैं। अभी तो केवल 11 बजे हैं, इतनी भी देर नहीं हुई है। आशुतोष साक्षात प्रश्न चिन्ह बनी अपनी माँ के प्रश्न का लापरवाही से उत्तर देकर आगे बढ़ गया था। आशुतोष, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी उपेक्षा करके निकले जा रहे हो। अनुपमा चीखी थी। निकल ना जाऊं तो क्या करूं? आपके कठोर अनुशासन ने तो घर को जेल बना दिया है। कभी कभी तो मन होता है कि इस घर को छोड़कर भाग जाऊं। आशुतोष अब बदतमीजी पर उतर आया था। कहना बहुत सरल है बेटे, घर छोड़ना इतना सरल होता तो सभी छोड़कर भाग जाते। माता पिता ही है जो बच्चों की उल जलूल हरकतों को सहकर भी उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। इस समय तो मैं तुम्हें केवल यह याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने सर्वसम्मति से यह नियम बनाया है कि बिना किसी आवश्यक कार्य के घर का कोई सदस्य 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहेगा। इस समय 11 बज चुके हैं। बताओ तुम कहाँ थे अब तक? आप और आपके नियम। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपना शेष जीवन इन बंधनों में जकड़कर नहीं बिताने वाला। मेरे मित्र मेरा उपहास करते हैं, मुझे ममाज बॉय कहकर बुलाते हैं, तो इसमें बुरा क्या है आशुतोष? सभी अपनी माँ के ही बेटे होते हैं। अनुपमा गर्व से मुस्कुराई। बेटा होने और माँ के पल्लू से बंधे होने में बहुत अंतर होता है। आशुतोष ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए प्रतिवाद किया। यह तेरे हाथ में काला सा क्या हो गया है? बेटे का हाथ देखकर अनुपमा चौंक गई। यह टैटू कहते हैं इसे। आज की पार्टी में शहर का प्रसिद्ध टैटू आर्टिस्ट आया था। मेरे सभी मित्रों ने टैटू बनवाया, तो भला मैं क्यों पीछे रहता? अच्छा लग रहा है ना? आशुतोष हाथ में लगे टैटू दिखाते हुए मुस्कुराया। अच्छा, सड़क छाप लग रहे हो तुम। हाथ से लेकर गर्दन तक टैटू बनवाने के पैसे थे तुम्हारे पास? अनुपमा क्रोधित स्वर में बोली। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे मॉम? बैंक में बड़ी अफसर आप हैं। आप पापा भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर हैं, पर अपने इकलौते पुत्र को मात्र 1000 रुपये जेब खर्च देते हैं आप दोनों। लेकिन मेरे मित्र आपकी तरह टटपुंजिये नहीं हैं। मेरे मित्र किशोर ने ही यह शानदार पार्टी दी थी और टैटू आदि का प्रबंध भी उसी की ओर से था। पार्टी तो सारी रात चलेगी, मैं तो आपके डर से जल्दी चला आया। आशुतोष ने बड़ी ठसक से कहा। यह नया मित्र कहाँ से पैदा हो गया? किशोर नाम का तो तुम्हारा कोई मित्र नहीं था। उसने जो पार्टी दी वो किस खुशी में थी? जन्मदिन था क्या? एक बार में एक ही प्रश्न कीजिए ना मॉम, तभी तो मैं ठीक से उत्तर दे पाऊंगा। आप जानना चाहती हैं कि यह मित्र आया कहाँ से? तो सुनिए, यह मेरा नया मित्र है। पार्टी उसने जन्मदिन की खुशी में नहीं दी थी। वह तो इस पार्टी में अपने महिला मित्र का सबसे परिचय कराना चाहता था, पर मैं तो उससे पहले ही घर चला आया। किशोर को कितना बुरा लग रहा होगा, पर मैं समझा दूंगा उसे। मेरा जीवन उसके जैसा सीधा सरल नहीं है। कल स्कूल भी जाना है। आशुतोष ने बेमतलब ही जोर से ठहाका लगाया। यह क्या, तुम पी कर आए हो क्या? अनुपमा ने कुछ सूंघने की कोशिश की। इसे पीना नहीं कहते मेरी प्यारी माँ, इसे सामाजिक शिष्टाचार कहा जाता है। अनुपमा कुछ और पूछ पाती, उससे पहले आशुतोष नींद की गोद में समा गया था। अनुपमा आशुतोष को कंबल उड़ाकर बाहर निकली तो रात्रि का अंधकार और भी डरावना लग रहा था। पति के अपनी कंपनी के काम से शहर से बाहर जाने के कारण घर का सूनापन उन्हें खाने को दौड़ रहा था। आशुतोष उनकी एकमात्र संतान था। पति पत्नी दोनों अच्छा कमाते थे, इसलिए आशुतोष के पालन पोषण में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पर पिछले कुछ दिनों से वह अजनबियों जैसा व्यवहार करने लगा था। अपने स्कूल, ट्यूशन और मित्रों की हर बात उन्हें बताने वाला आशुतोष मानो अपने बनाए चक्रव्यूह में कैद होकर रह गया था, जिसे भेद पाना उनके लिए संभव ही नहीं हो रहा था।
आज क्या हुआ मालूम? अनुपमा के घर पहुंचते ही वह इस वाक्य से अपना वार्तालाप प्रारंभ करता तो उसका कहीं और छोर ही नहीं मिलता था। आशुतोष अपनी सहपाठियों के किस्से इतने रसपूर्ण ढंग से सुनाता कि वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। पर अब उनका लाडला आशुतोष कहीं खो सा गया था। कुछ पूछती भी तो हाँ हूँ में उत्तर देता। अब रात को देर से लौटता और अपने मित्रों व परिचितों के संबंध में बात तक नहीं करता था। आशुतोष तो शायद खा पी कर आया था, पर उसकी हरकत देखकर अनुपमा की भूख प्यास खत्म हो गई थी। अनुपमा ने काफी देर तक सोने का असफल प्रयत्न किया, पर नींद तो उनसे कोसों दूर थी। मन हल्का करने के लिए उन्होंने पति सुनील को फोन मिलाया। हेलो अनुपमा, क्या हुआ? सोई नहीं क्या अभी तक? सब कुशल तो है? सुनील का स्वर उभरा। अनुपमा मन ही मन जल भून गई। वह भी समय था जब जनाब सारी रात दूरभाष वार्ता में गुजार देते थे। अब 11 बजे ही पूछ रहे हैं कि सोई नहीं क्या? पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोली। जिसका आशुतोष जैसा बेटा हो उसे भला नींद कैसे आएगी? अनुपमा कुछ सोचकर बोली। ऐसा क्या कर दिया हमारे लाडले ने जो तुम इतनी बेहाल लग रही हो? सुनील हंसकर बोले। अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी में गया था, कुछ ही देर पहले खा पी कर लौटा है। पीकर अर्थात सचमुच पीकर। मन तो हो रहा है कि डंडे से उसकी खूब पिटाई करूं, पर क्या करूं, अकेली पड़ गई हूं। अनुपमा ने पूरी कहानी कह सुनाई। तुम क्यों दिल छोटा करती हो अनुपमा? हम 3-4 दिन में घर पहुंच रहे हैं ना, सब ठीक कर देंगे। सुनील अपने अंदाज में बोले। घर पर पहुंचेंगे अवश्य, पर टिकेंगे कितने दिन? माह में सप्ताह भर भी घर पर रहने का औसत नहीं है आपका। अनुपमा ने शिकायत की। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम तो स्वयं माता पिता दोनों की भूमिका बखूबी से निभा रही हो। तुम चिंता ना किया करो। आशुतोष की आयु ही ऐसी है। किशोरावस्था में थोड़ी बहुत उद्दंडता हर बच्चा दिखाता ही है। तुम थोड़ा उदार हो जाओ, फिर देखो। सुनील ने समझाना चाहा। चाहते क्या है आप? रात भर घर से बाहर आवारागर्दी करने दूं उसे? पता भी है कि आज पहली बार आपका लाडला किशोर पी कर घर आया है। अनुपमा सुबकने लगी थी। होता है, ऐसा भी होता है। इस आयु के बच्चे हर चीज को चख कर देखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे छोटा बच्चा अनजाने में आग में हाथ डाल देता है। सुनील ने और समझाना चाहा। हाँ, और झुलस भी जाता है। तो आशुतोष को आग में हाथ डालने दूं, भले ही वह जल जाए। अनुपमा का सारा क्रोध सुनील पर उतर रहा था। अनुपमा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी कभी तरुणाई में अपनी संतान को थोड़ी छूट देनी पड़ती है, जिससे उसमें अपना भला बुरा समझने की अक्ल आ सके, शत्रु और मित्र में अंतर करना सीख सके। सुनील ने अनुपमा को शांत करने का एक और प्रयत्न किया। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये किशोर जैसे उसके मित्र अचानक कहाँ से प्रकट हो गए। पहले तो आशुतोष ने कभी उनके संबंध में नहीं बताया। सच कहूँ तो मैं आशुतोष के किसी मित्र को नहीं जानता। कभी उससे बैठकर बात करने का समय ही नहीं मिला। तो समय निकालो सुनील। 2 माह बाद ही आशुतोष की बोर्ड की परीक्षा है और उसके बाद ढेरों प्रतियोगिता परीक्षाएं। ठीक है, मुझे घर तो लौटने दो, फिर दोनों मिलकर देखेंगे कि आशुतोष को सही राह पर कैसे लाया जाए। तब तक खुद को शांत रखो, क्योंकि रोना पीटना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। सुनील ने वार्तालाप को विराम देते हुए कहा था। पर अनुपमा को चैन नहीं था। किसी प्रकार निद्रा और चेतनावस्था के बीच उसने रात काटी। अगले दिन आशुतोष ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। वह तैयार होकर स्कूल चला गया तो अनुपमा ने भी उसके स्कूल का रुख किया। बैंक से उसने छुट्टी ले ली थी। वह आशुतोष की मित्र मंडली के संबंध में सब कुछ पता करना चाहती थी। पर स्कूल पहुंचते ही आशुतोष के अध्यापकों ने उन्हें घेर लिया। हम तो कब से आपसे संपर्क करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर आजकल के माता पिता के पास पैसे तो बहुत है, पर अपनी संतान के लिए समय नहीं है। आशुतोष के
कक्षाध्यापक राजा राम बाबू ने, क्या कह रहे हैं आप? मैं तो अपने सब काम छोड़कर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आती हूँ, पर अब तो आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बुलाना भी बंद कर दिया। अनुपमा ने शिकायत की। हम तो नियम से अभिभावकों को आमंत्रित करते हैं, जिससे उनके बच्चों की प्रगति का लेखा जोखा उनके सम्मुख प्रस्तुत कर सके। आशुतोष ने पढ़ाई में ध्यान देना ही बंद कर दिया है। हम नियम से परीक्षा फल घर भेजते हैं, पर आशुतोष ने कभी उस पर अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं करवाए। बारी बारी से उसके सभी अध्यापकों ने शिकायतों का पुलिंदा अनुपमा को थमा दिया। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं? अनुपमा ने प्रश्न किया। जी हाँ, कहिए, प्रधानाचार्य विनय कुमार बोले। हमने तो अपने बेटे का भविष्य आपके हाथों में सौंपा था। आपके स्कूल की प्रशंसा सुनकर ही हम आशुतोष को यहाँ लाए थे, और जब आपके द्वारा भेजी सूचनाएं हम तक नहीं पहुँच रही थी तो हमसे व्यक्तिगत संपर्क करना क्या आपका कर्तव्य नहीं था? अनुपमा आक्रामक स्वर में बोली। आप सारा दोष हमारे सिर मढ़कर अपनी जान छुड़ा लेना चाहती है, पर जरा अपने सुपुत्र के हुलिये पर एक नज़र तो डालिए। प्रतिदिन नए भेष में नजर आता है। स्कूल में यूनिफॉर्म है, पर लंबे बाल, हाथों से लेकर गर्दन तक टैटू। मैंने तो प्रधानाचार्य महोदय से आशुतोष को स्कूल से निकालने की सिफारिश कर दी है। राजा राम बाबू बोले। सामने खड़े आशुतोष ने माँ को देखकर नजरें झुका ली। अपनी कमी छिपाने का इससे अच्छा तरीका और हो ही क्या सकता है। पहले अपने उन विद्यार्थियों को बुलाइए जिन्होंने आशुतोष को बिगाड़ा है। वे रोज किसी न किसी बहाने से बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं। आशुतोष उन्हीं के चक्कर में देर से घर लौटता है। अनुपमा बोली। कौन है वे? राजा राम बाबू ने प्रश्न किया। कोई किशोर है। अन्य छात्रों के नाम तो आशुतोष ही बताएगा। आजकल वह मुझे अपनी बातें पहले की तरह नहीं बताता है। किशोर? पर इस नाम का कोई छात्र हमारे स्कूल में है ही नहीं। वैसे भी इंटर के छात्र इस समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। पार्टी आदि का समय कहाँ है उनके पास? प्रधानाचार्य हैरान हो उठे। आशुतोष कौन है यह किशोर? कुछ बोलते क्यों नहीं? अनुपमा ने प्रश्न किया। यह मेरा फेसबुक मित्र है। नीरज, सोमेश, दीपक और भी कई छात्र उन्हें जानते हैं। आशुतोष ने बहुत पूछने पर भेद खोला। मैंने तो तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया था। अनुपमा हैरान हो उठी। पर हम सबका अकाउंट स्कूल में है। प्रोजेक्ट करने के बहाने हम इनसे संपर्क करते हैं, आशुतोष ने बताया। राज खुलना प्रारंभ हुआ तो परत दर परत खुलने लगा। किशोर और उसके मित्रों की पार्टियों के लिए धन आशुतोष और उसके मित्र ही जुटाते थे, और यह सारा पैसा माता पिता को बताए बिना घर से चोरी करके लाया जाता था। अनुपमा ने तो सुना तो सिर थाम लिया। बैंक का कामकाज संभालती है वह, पर अपने घर नहीं संभाल सकी। मैडम, आप धीरज रखिए और हमें थोड़ा समय दीजिए। भूल हमसे अवश्य हुई है, पर भूल आपसे भी हुई है। काश आपने यह सूचना हमें पहले दी होती। हम इस समस्या की जड़ तक जाकर ही रहेंगे। यह हमारे छात्रों के भविष्य का प्रश्न तो है ही, हमारी संस्था का सम्मान का भी प्रश्न है। प्रधानाचार्य जी ने आश्वासन दिया। 3-4 दिन बाद फिर आने का आश्वासन देकर अनुपमा घर लौट आई। आशुतोष भी उनके साथ ही था। अब तक खुद पर नियंत्रण किए बैठी अनुपमा घर पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, क्षमा कर दो मुझे। भविष्य में मैं आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। आशुतोष उन्हें सांत्वना देता रहा। मुझसे कहाँ भूल हो गई आशुतोष? मैंने तो तुम्हें सदा कांच के सामान की तरह संभाल कर रखा। फिर यह सब क्यों? अगले दिन सुनील भी लौट आए थे और सारा विवरण जानकर क्षण रह गए थे। शीघ्र ही उन्हें पता लग गया था कि किशोर और उसके मित्र युवाओं को अपने जाल में फंसाकर नशीली दवाओं तक का आदी बनाने का काम करते थे। सुनील और अनुपमा सिहर उठे थे। आशुतोष बर्बादी के कितने करीब पहुंच चुका था, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। मेरे बेटे के भविष्य से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। मैं तो आशुतोष के लिए लंबी छुट्टी लूँगी। आवश्यकता पड़ी
तो सदा के लिए। अनुपमा बोली, माँ, आज मैं कितना खुश हूँ कि मुझे आप जैसे भविष्य संवारने वाले माता पिता मिले। कहते हुए आशुतोष भावुक हो उठा। अरे बुद्धू, माता पिता तो धनी हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित, सदैव संतान की भलाई की ही सोचते हैं, पर ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। तुम यूं समझ लो कि अब तुम्हें हमारी आज्ञा का पूरी तरह पालन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो। अनुपमा बोल ही रही थी कि सुनील वाक्य पूरा कर बोले, नहीं तो तुम अपनी माँ को तो जानते ही हो, वह अपना भविष्य दांव पर लगा सकती है, पर तुम्हारा नहीं। और तीनों के समवेत ठहाकों से सारा घर गूंज उठा और इसके साथ ही आशुतोष को आगे बढ़ने की सही दिशा मिल गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।